सर्वोदय नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। चलिए, अच्छा रहना भी चाहिए। आज आप लोगों का बहादुर चैप्टर का वीडियो क्लास है। यह कहानी अमरकांत जी द्वारा रचित है। अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया में हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई और अंततः 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में इंटरमीडिएट किया। अमृत पत्रिका, इलाहाबाद दैनिक भारत, इलाहाबाद मासिक पत्रिका, कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबंध रहे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में इनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। किसमें मिला था साहित्यिक अकादमी पुरस्कार? तो कथा लेखन के लिए। उसके बाद आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्यम वर्ग, विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग के जीवनानुभवों को और जिजीविशिका का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। जिंदगी और जोंक अमरकांत के उपन्यास हैं। देश के लोग, मौत के नगर, मित्र मिलन इत्यादि। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी बहादुर मंझोली शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की है। परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव को आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतर्व्यथा देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई सवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। इसमें कहा है कि एक दिन अपनी सेवाएं देने के बाद स्वच्छंदता के साथ बिना कोई दबाव के एक कसकती अंतर्व्यथा देकर चले जाने की कहानी है। बहादुर काम तो करता है लेकिन लेखक के घर पे, लेकिन काम करने के साथ साथ एक दिन वो कसकती अंतर्व्यथा को देकर चला जाता है, घर छोड़कर चला जाता है। क्या है इसके आगे लेखक बता रहे हैं
कि सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आँखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुँह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाँह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। अब इसमें देखिए कि निर्मला चमकती दृष्टि से, निर्मला कौन है? लेखक की पत्नी। उसके बाद कभी लड़के को देखती, कभी मुझको देखती। मुझको किसको? लेखक को। और अपने भाई को, लेखक को देखती और कभी अपने भाई को, क्योंकि उस नौकर को लेकर लेखक का साला ही आया था। अब निर्मला सोच रही थी कि अब मैं पंच बराबर हो गई, अर्थात मोहल्ले में जिनके जिनके पास नौकर हैं उनके बराबर अब मैं हो गई। अब उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। बहुत खुश हो गई। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। लेखक का कहना है कि उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। जब मैं बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठ के चारपाइयाँ तोड़ती थीं। चारपाइयाँ तोड़ती थी मतलब दिन भर बैठी रहती थी, सोई रहती थी और घर का काम नौकर करता था। यहाँ लिखा हुआ नौकरों का सुख देखा। जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। आपको पता है कि जब कभी कहीं से कोई कुछ देख कर आता है तो उसके मन में वो बात बस जाती है कि मेरे भी घर में ऐसा ही होता, उसे लालसा होती है। लेखक की पत्नी निर्मला कहती है कि उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और कोई इस दुनिया में नहीं है। वो अपने आप को कोसने लगी कि मेरी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री इस दुनिया में नहीं होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। उसका कहना था कि मेरे भाग्य में नौकर का सुख है ही नहीं। वो दूसरे लोग होते हैं जिनके पास नौकरों का सुख होता है। पहले साले साहब ने असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनाया। वह एक नेपाली था। आप लोगों को पता है कि किसी को रखने से पहले उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी ले लेते हैं। उसी तरह से लेखक के घर पर जब नौकर पहुंचा तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी लेना शुरू कर दिया। उनके साले साहब ने उसके कहानी को सुनाना शुरू कर दिया, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता। जो बच्चे करते हैं
नटखट जो होते हैं जैसा करते हैं वैसा ही वो करता था। फल तोड़कर खाता, कभी कभी वह पशुओं के चराने के लिए ले जाता। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा। किस भैंस को मारा? तो जिस भैंस को उसकी माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसी भैंस को उसने मारा। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर खेत पर काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहां क्यों आएगा? उसने दिमाग लगाया। कौन? उसकी माँ ने, बहादुर की माँ ने, कि जरूर ये चरना छोड़ करके बेजुबान जानवर यहाँ क्यों आया। जरूर लौंडे ने इसे काफी मारा होगा। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट गई। हम लोग कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि कितना मार मारा होगा इसको, तभी तो ये वहाँ से भाग करके मेरे पास आया है। इस बात को सोच करके उसकी माँ ने उसे बहुत मारा। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया, वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस खड़ी थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। लेखक ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है जी? तो उसने बताया कि दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठाक बात याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार किया जाता है, ऐसा उसने कहा। और बहुत प्यार किया जाता है, इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते हैं पहनते हैं, वही नौकर चाकर को खाने के लिए और पहनने के लिए मिलता है। अगर वह यहाँ रहकर ढंग सहूर सीख जाएगा, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि अच्छा लक्षण सीख जाएगा, तो घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। इस मोहल्ले में कुछ तुच्छ लोग रहते हैं। अब देख लीजिए, पहले तो निर्मला के यहाँ लेखक के घर पर नौकर नहीं था, मोहल्ले के लोग ही नौकर रखे हुए थे। पंच बराबर हो गई थी। अब सोच लीजिए कि पंच बराबर का मतलब कि मोहल्ले में उनके नौकर चाकर थे, लेकिन निर्मला के घर पर, लेखक के घर पर नौकर नहीं था। तो जब इसके घर नौकर आ गया तो ये लोग सब मोहल्ले वाले को तुच्छ समझने लगे। तुच्छ मीन्स गिरा हुआ, हमसे नीचे। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। ऐसी हिदायत उनको दे दी गई कि तुम्हें किसी का काम नहीं करना है। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसकी घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। इसका मतलब क्या? दिल बहादुर। बड़ी उदारता पूर्वक,
बड़े ढंग से उसके नाम में से दिल शब्द को उड़ा दिया, क्योंकि अगर इसमें दिल रहेगा तो या तो वो मेरा दिल जीत लेगा या मैं उसका दिल जीत लूँगी। दिल बहादुर, केवल बहादुर होना चाहिए। दिल शब्द को इसलिए हटा दिया क्योंकि नौकर के साथ जो व्यवहार होता है वही व्यवहार करने की तमन्ना लेखक को और लेखक की पत्नी निर्मला को और उनके परिवार को थी। ऐसी उनकी मंशा थी, केवल बहादुर शब्द रहे और बहादुर की तरह घर का काम करे, यही उनकी मंशा थी। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या कहीं तरह तरह के प्रश्न करते। ये तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ये तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। जब कोई बच्चा नौकर आता है तो मोहल्ले के भी बच्चे उसके साथ खेलने लगते हैं, उससे बातें करने लगते हैं, तो बच्चे की तरह बात मोहल्ले के बच्चे करने लगे। इस प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे और पहाड़ी गाने की फरमाइश करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। वो उतना उत्तर भी नहीं दे पाता था और सबसे ज़्यादा हंसता रहता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र थी। नया नया जो घर में आया था, इसीलिए उसके खाने और पीने की ज़्यादा फिक्र लगी रहती थी घर वालों को। बहादुर खाया कि नहीं खाया, बहादुर कहाँ चला गया, नाश्ता किया कि नहीं किया, इसकी जानकारी लेने के लिए लोग तत्पर रहते थे, घर के लोग। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? पड़ोसियों को सुनाकर, ताकि लगे कि पड़ोसी सुने तो कहे कि बहुत ज़्यादा नौकर का मान सम्मान हो रहा है। मैं दूसरी औरत की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भुनाती हूँ। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। अब सुन लीजिए, बच्चे की तरह रखती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी आप देखिए आगे क्या क्या होता है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है। किन्होंने? लेखक ने। निर्मला कह रही है अपने पति के बारे में कि उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए पर तकलीफ उसको जरा सी भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा है। एक नेकर कमीज तो उसे रोज लाए थे और भी कपड़े इसके बन रहे हैं। एक नेकर कमीज तो आया ही था और बनने के लिए दिया गया है दर्जी के यहाँ सिलने के लिए। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ देर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में पेड़ की पुलई पर चढ़ जाता, सबसे ऊपर चढ़ जाता, पुलई में सबसे ऊपर। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं थी। किसकी? निर्मला की। इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में आ जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। इतना मानता था निर्मला को और घर के सारे लोग को।
जब मैं शाम को दफ्तर से आता, कौन? लेखक। तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी, भैया सिनेमा देखने गया था। इसके बाद वह हंसने लगता था। बच्चा और क्या शिकायत कर सकता है? था तो 12-13 साल का। इतना ही वो बोल लेता था सबके साथ, सब कुछ कुछ बोलता था, वो भी इतना बोल लेता था। और उसके बाद गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। वो सोचता था कि बहुत ही मज़ेदार बात हमने कह दिया और ज़्यादा हंसने लगता था। जैसे हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रखते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और उस दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? तो बहादुर बोलता था, नहीं। निर्मला पूछी, क्यों? वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता। पूछी कि वह मारती क्यों थी? तो बोला बोला कुछ भी नहीं और हंसने लगा, जैसे मार खाना खुशी की बात हो, बहुत अच्छी बात हो। हंसने लगता, कोई जवाब नहीं देता कि मेरी माँ हमें क्यों मारती थी। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? निर्मला बोली कि तब तुम अपना पैसा, अपना वेतन जो मेरे यहाँ काम करते हो, उस पैसे को अपने माँ के पास भेजने के लिए क्यों कहते हो? जब तुम्हारी माँ तुम्हें मारती थी बहुत ज़्यादा, तो तुम कैसे कहते हो माँ के पास भेजने के लिए? माँ तो वो बोलता था कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। और वह और भी हंसता था। देख लीजिए, छोटा बच्चा 12-13 साल का, कितना उसके पास दिमाग था कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से बाहर एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी होती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से निकालकर और बिस्तर पर सज जाती थी। क्या क्या था उसके साथ? बच्चा था, खेलने का सामान रखता था। कुछ क्या था? कुछ गोलियाँ, जो बच्चे खेलते हैं, गोली, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, लेखक ने ऐसा कहा, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। मतलब पहाड़ की निर्जनता में वहाँ कुछ भी नहीं है, निर्जन वन की तरह है। वहाँ किसी अपने बिछड़े हुए को कोई खोजता है, बुलाता है। इस तरह से वो गुनगुनाता था और उसका धुन वैसा ही लगता था। दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के
बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा। अब मैं मोहल्ले के सारे लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा, क्योंकि उनके पास नौकर आ गए थे। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं। दूसरे के बच्चे को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। देखिए कितना लेखक को नौकर रखने के बाद कैसी मनसा उनकी हो गई। घर की सवांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया कर जाता है किस लिए। वे तो कई बार कह ही चुके हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। उन्होंने कह दिया था, किन्होंने? लेखक ने, कि मैं दुनिया के किसी भी कोने से नौकर खोज कर लाऊंगा तो ले ही आए। वही हुआ, नौकर आ ही गया हमारे घर। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई एक घर भी नहीं न टसकाता था। किसी को मामूली काम करना होता तो बहादुर को आवाज़ लगाता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे सब पहले न उठते थे। पहले सो जाते थे घर के सारे लोग और 8 बजे से पहले कोई नहीं उठता था। कारण क्या था? क्योंकि घर में उनके बहादुर आ चुका था, काम करने वाला आ चुका था, इसलिए निश्चिंत से सोते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर, किसका बड़ा लड़का? लेखक का, काफ़ी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था। रोब दाब से रहना चाहता था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए थे। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगानी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की लगवाता। पीछे सो जाता था और पीठ में मुक्की लगवाता था कि मुक्के से मारिए, मुक्का लगाइए, शरीर का जो दर्द है वो निकलेगा। इतनी सारी फरमाइशें की पूर्ति। कभी कभी वह कोई गड़बड़ी भी हो जाती थी। जब ऐसा होता किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, खूब हल्ला गुल्ला करता था, बहादुर पर गुस्सा करता था, उसको बुरी बुरी गालियाँ देता था और उस पर हाथ छोड़ देता था। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। देख वे, किशोर चेतावनी देता था, बोलता था, देख वे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा, ऐसा बोलता था। काम चोर, करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है, ऐसा बोलता था। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया। किसने? लेखक ने। पर वह नहीं माना तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा, ऐसा लेखक ने सोचा। अपने बेटे की करतूतें उन्हें दिखाई नहीं दी, लेकिन बहादुर के बारे में भी सोचने लगे कि यह भी बदमाशी करता होगा, तब मेरा बेटा किशोर इसे मारता है और गालियाँ देता है। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया
तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा और गालियाँ दी तो उसने मेरा काम करने से इनकार कर दिया। बोला कि मैं आपका काम नहीं करूँगा, तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते। मैंने उससे कड़ाई से पूछा, बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। कहने का मतलब कि बहादुर के पिताजी को गाली दिया होगा। यह रोते रोते बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त न हुआ। उनके बाबूजी को गाली क्या मिली थी? किनके बाबूजी को? बहादुर के पिताजी को क्या गाली मिली थी? सुअर का बच्चा। लेखक सोचे कि इससे भी भद्दी गालियाँ देता होगा। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर भी दायित्व थे। घर के स्वामी थे, इसलिए उस पर सोच विचार ज़्यादा नहीं किए। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत अच्छी चीज़ है, उससे बचने की कोशिश करता है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त पसंद नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे। लेखक ने उससे ऐसा कहा बहादुर से कि दूसरे के घरों में जाके देखो कि नौकर को क्या किया जाता है। हम तो तुम्हें बहुत अच्छे से रखते थे। ऐसा ताना मारने लगे। नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं, ऐसा कहा लेखक ने। चलो सब कुछ खत्म हुआ, अब काम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुँह धोकर अपने काम में लग गया। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी हो गई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपने लिए खुद ही रोटी बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती हैं। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। अब देख लीजिए, पहले तो कहा गया कि हमारे यहाँ नौकर को घर के बच्चे की तरह रखा जाता है, खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता है। निर्मला अपने से रोटी बना के देती थी, लेकिन अब क्या हुआ? अब निर्मला दूसरी औरत के सिखाने के बाद बहादुर से रोटी बनाने के लिए कहने वाली है। यह बात निर्मला को जच गई, अच्छी लगी कि नहीं, सही बात है। और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप अपनी रोटियां बना, रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। अब देखिए, अभी लड़के की तरह था वो, अब वो घर का नौकर हो गया। इसी सब कारण से उसके नाम में से दिल शब्द को हटाया गया था। तीता तो उनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया। निर्मला कह रही है कि तीता इन्हें इसीलिए लग रहा। बाहरे इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है,
समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा और उसके माथे पर निर्मला ने लपक कर 2-3 थप्पड़ लगा दिए। इसी वजह से तेरी माँ भी तुझे मारती होगी, चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटियां सिखवाती थी। वह रोने लगा, बोला मेरी माँ भी ऐसा ही कहती थी, लेकिन मैं नहीं बनाता था, और कहकर रोने लगा। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? मारते मारते मुंह रंग दूंगी, ऐसा बोला। किसने बोला? निर्मला ने, कि मारते मारते मुंह रंग दूंगी। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर भूखा ही रह गया। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकीं। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। आज फिर रात की बची हुई सब्जी से उसे खाना शुरू कर दिया। बच्चा था, भद्दी रोटी जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा बनाया होगा, लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वो मारना भी अब शुरू कर दी थी। बहादुर को जब न तब मार भी देती थी। अब देखिए बात कहाँ से कहाँ आ गई। अब वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी, गुस्सा करती थी बराबर। अब बहादुर से कोई गलती होती, वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे, और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। पहले तो किशोर मारता था, लेखक का बड़ा बेटा, और अब निर्मला भी मारने लगी। 2 व्यक्ति उसे मारने वाले हो गए। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता। मैंने बहादुर के माँ के पास चिट्ठी लिखी। उसका लड़का मेरे पास मज़े में है, और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर वापस जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। क्यों होने लगी भाई? क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग लग गए थे। जब किसी के पीछे लग जाता है कोई, देखो ये काम को ऐसे करो, तो उससे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। काम सुपुर्द कर दिया गया, अब कोई देखभाल नहीं, काम अच्छा हो जाता है, लेकिन पीछे पीछे लगने से गलतियाँ अधिक हो जाती हैं। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज था। मैं कभी कभी उसे रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता था कि नौकर चाकर तो मार पीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार। वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपनी किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। लेखक बता रहे हैं कि उसके घर आने के बाद रेहू मछली और देहरादूनी चावल आया। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर आई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है? मैंने पूछा। लेखक ने पूछा, क्या बात है? रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं? 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकलकर कहीं चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है ना? लेखक पूछे। हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूंट
में बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए फूट खोला ही था, फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। बताइए अब मैं क्या कहीं की नहीं रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उनसे पूछिए ना। वह उधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा था, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। अब इसका मतलब क्या हुआ? खूंट में बंधे थे, रिक्शे वाले को देने के बाद चारपाई पे रखे थे, चारपाई पर से पैसे गुम हो गए। जरा उनको बुलाकर पूछिए, किससे? बहादुर से पूछिए। इसका मतलब ये हुआ कि मिठाई के लिए पैसे रखे थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बचे पैसे बच्चों के हाथ पे रख दूँगी। कुछ तो लेकर के आई नहीं थी। अब आई नहीं थी तो कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही है। तो बहाना बना करके पैसा तो उनके पास था ही नहीं, यह स्पष्ट है। लेकिन पैसा नहीं होने के कारण भी उन्होंने ऐसा कहा कि पैसा बहादुर ने ही ले लिया है। उसके बाद लेखक ने कहा, अरे वो ऐसा नहीं है। यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। रिश्तेदार ने कहा, अंग्रेजी में बोला। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंद रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि की प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया था और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। लेखक बोले, कड़े स्वर में, बहादुर जी, बाबूजी इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। लिया ही नहीं था तो निर्भय तो रहेगा ही, भय था ही नहीं उसके पास। लेता तब तो भय रहता। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम तो यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं है। अब देख लीजिए, पैसा तो उनके पास था नहीं। रिश्तेदार के घर चले आए, मिठाई के लिए भी पैसा नहीं लाए थे, बच्चे को देने के लिए भी पैसा नहीं लाए थे। लेकिन ये आरोप बहादुर पर थोप दिए कि बहादुर ने चुरा लिया। अगर वो पैसा रहता तो मिठाई मंगवा देते और बच्चे के हाथ में भी दे देते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए बहादुर पर चोरी का आरोप लग गया। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। स्वाभाविक है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा और तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। रोने लगा बेचारा और बोला, मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोला, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, काफ़ी, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसे दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए, जैसे पुलिस को देने जा रहे हों।
लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उसे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसके हाथ को छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। मतलब बोलते नहीं हैं, घाघ होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े ही होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था, कोई नुकसान नहीं हुआ था। पहली बात तो अपनी इज्जत बचानी थी, पैसा लेकर के तो गए नहीं थे, न मिठाई लिए न रुपया दिए, कुछ नहीं, इज्जत बचानी थी। और दूसरी बात कि रिश्तेदार के घर अगर नौकर चाकर आ जाएं, अच्छे तरह से कोई रिश्तेदार रहने लगे तो ये जलन की भावना भी हो जाती है। ये भी कारण था। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। वो तो लिया ही नहीं था। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुड़दुड़ाया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन दफ्तर से विलंब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों को का पता नहीं था। केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था। बर्तन बिना मले रखे हुए थे। सारा घर जैसे काट रहा था।